बहुत समय पहले की बात है। वीर गणराज्य में राजा विक्रम नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोला, रुक्मिणी, हमारी पुत्री चंद्रलेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। रुक्मिणी, हम अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारे पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त चंद्रलेखा से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा विक्रम चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया और चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, चंद्रलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी चंद्रलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र नील नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को नील नगरी के राज्य में पाती हूँ, तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की नील नगरी इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र नील नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा विक्रम उसके कक्ष से बाहर आ गया। वो जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री भैरव सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जिद्दी है। इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी ये ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वो सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी चंद्रलेखा की शर्त बेतुकी है। अपनी जुबान को लगाम दो भैरव सिंह। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी चंद्रलेखा छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी ये जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। राजा विक्रम का आदेश सुनकर मंत्री भैरव सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में ये खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र नील नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा विक्रम के राज्य में भी ये चर्चा जोरों शोरों पर थी। वीरगढ़ राज्य में ही आदित्य नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था। आदित्य दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ रूपमणि उसे बोली, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब इस राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूँ। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, वो सब बातें छोड़। देख, मुझसे बुढ़ापे में ये सब घर का काम नहीं होता। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब ये है कि
तू विवाह करके बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा। ये सुनते ही आदित्य हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया तब मैंने एक अजीब खबर सुनी। कैसी खबर? मैंने सुना है कि राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र नील नगरी को देखा है वो उसी के साथ विवाह करेंगी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा एक मूर्ख स्त्री होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ, जब इस तरह की नगरी है ही नहीं तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। जो सुनकर रुक्मणी डर गई। नहीं बेटा, ये तो धोखा होगा। अरे कोई धोखा नहीं होगा माँ, इसी बहाने आपको राजकुमारी बहू भी तो मिल जाएगी ना। और वैसे भी मैंने राजकुमारी चंद्रलेखा की सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। अगले दिन आदित्य राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला, महाराज विक्रम से जाकर कहो मैंने विचित्र नील नगरी को देखा है। ये सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ राजा विक्रम के पास जाकर बोला, महाराज, महल के बाहर एक सुंदर युवक खड़ा है जो कह रहा है कि उसने विचित्र नील नगरी को देखा है। ये सुनकर राजा विक्रम और उसकी पुत्री चंद्रलेखा बुरी तरह से चौंक पड़े। राजा विक्रम सैनिक से बोले, जाओ, जाकर उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ देर में आदित्य राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमारी चंद्रलेखा आदित्य की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र नील नगरी को देखा है? हाँ राजकुमारी चंद्रलेखा, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी चंद्रलेखा, उस नगरी का द्वार नीले रंग का है और वहाँ आसपास नीले रंग की किरणें ही फैली रहती हैं। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र नील नगरी ऐसी नहीं है, और सच तो ये है कि विचित्र नील नगरी का कोई द्वार ही नहीं है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों की ओर देखकर बोले, इस झूठे मक्कार नौजवान को धक्के देकर महल के बाहर फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत आदित्य को महल से बाहर फेंक दिया। आदित्य अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ अपने आप से बोला, आज तो बहुत ही ज्यादा अपमान हो गया। अगर ये बात माँ को पता लग गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और अगर ये बात किसी और को पता लगी तो सारे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचित्र नील नगरी में घूम कर आऊंगा और राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। इसके लिए मुझे घने जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी माँ मुझे बताया करती है। इतना बोलकर आदित्य अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर दौड़ाता रहा। जब आदित्य थककर चूर हो गया तो अपना घोड़ा रोककर वो अपने आप से बोला, आखिर साधु महाराज है कहाँ? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी आदित्य की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। साधु आदित्य की ओर देखकर बोले, देखने में तो तुम एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का इस जंगल में क्या काम? आदित्य सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र नील नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि ये विचित्र नगरी कहाँ है। आदित्य की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो इस संसार में कहाँ है? मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह नहीं करना, इसलिए वो इस तरह की शर्त रख रही है। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद है। आदित्य की बात सुनकर साधु बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है। कहते हैं उस जंगल में मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बातें करते हैं। उस मायावी जंगल में एक साधु का वास है। अगर विचित्र नील नगरी का कोई पता बता सकता है तो केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक कोई भी गया है
वो जीवित बचकर वापस नहीं आया। बात मेरे आत्मसम्मान की है साधु महाराज, और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे विचित्र जादुई नील नगरी का पता उस मायावी जंगल में जाकर पता लगाना है, तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस मायावी जंगल में जरूर जाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घोड़े पर बैठकर उस मायावी जंगल की ओर चल दिया। आदित्य शाम तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। जब उसका घोड़ा थक कर चूर हो गया, आदित्य ने अपना घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरनी पर पड़ी। आदित्य ने देखा कि एक लंबा और काला सर्प हिरनी को डसने के लिए बैठा हुआ था। आदित्य को न जाने क्यों उस हिरनी को देखकर बड़ा ही तरस आ गया। आदित्य ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली। आदित्य सर्प के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वो सर्प आदित्य की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोला, पर तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम स्वयं भी जीवित नहीं बचोगे। सर्प के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम तो सर्प हो, और सर्प इंसानों की आवाज में बात नहीं करते। तुम मायावी जंगल के अंदर हो। आदित्य अपने मन में बोला, समझ गया, इसका मतलब साधु महाराज ने सही कहा था। इतना बोलकर आदित्य सर्प से बोला, इस हिरनी को छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसे केवल एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। कैसी शर्त? इसके बदले मैं तुम्हें डसूंगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है। सर्प की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूबते हुए बोला, माँ कहती है मनुष्य का जीवन अगर किसी प्राणी या किसी इंसान के काम आ जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मंजूर है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सर्प एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये देखकर आदित्य आश्चर्यचकित रह गया। साधु आदित्य की ओर देखकर बोला, न जाने कितने मनुष्य यहाँ पर आए और इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए और मौत की गोद में समा गए। तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो युवक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आदित्य साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे उस विचित्र नील नगरी का पता जानना है। साधु रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखते हुए बोला, ये मायावी जंगल है। इस जंगल के अंदर चले जाओ, तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपने कदम बहुत संभाल कर रखना। यहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और नदी कब जमीन बन जाए कुछ पता नहीं होता। और हाँ, तुम्हें यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं जा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आदित्य साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही आगे की यात्रा की ओर चल पड़ा। आदित्य जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक वो डूबने लगा। आदित्य बुरी तरह से घबराते हुए अपने आप से बोला, ये क्या हो रहा है? मैं कैसे डूब सकता हूँ? आदित्य ने अपनी नजर जैसे ही जमीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एक नदी के ऊपर था। आदित्य उस नदी से बाहर निकलने के लिए अपने पैर फड़फड़ाने लगा, मगर नदी का पानी आदित्य को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींच कर ले जा रहा था। आदित्य नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल जब आदित्य की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर राज्य में पाया, जहाँ पर 2 सैनिक खड़े थे, जिनके शरीर तो इंसान के थे परंतु उनके चेहरे शेरों के थे। उनमें से एक सैनिक आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम तो कोई मनुष्य हो, तुम विचित्र नील नगरी में कैसे आए? तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला, इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। दोनों सैनिक आदित्य को पकड़कर एक महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जो आदित्य को देखकर चौंकता हुआ बोला, तुम तो एक मनुष्य हो, भला तुम विचित्र नील नगरी में कैसे आ गए? आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे केवल इतना याद है कि मैं नदी में बेहोश हो गया था, उसके बाद मेरी आंख यहाँ पर खुली है। आदित्य की बात सुनकर राजा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस नदी में डूबे थे
उस नदी में हमारी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वो पृथ्वी लोक में बहती है, परंतु इस समय तुम विचित्र नील नगरी में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि ये एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हम तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे थे मनुष्य। तुम ही हो जो हमारी पुत्री को शाप से आजादी दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए बरसों बीत चुके हैं। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी आदित्य की नजर महल में बनी हुई एक बहुत सुंदर मूर्ति पर पड़ी। आदित्य उस मूर्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये मूर्ति तो चंद्रलेखा की है। इतना बोलकर आदित्य उस मूर्ति की ओर बढ़ गया। आदित्य ने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक वो बेहोश हो गया। अगले पल उसकी आंख राजा विक्रम महल के बाहर खुली। ये देखकर आदित्य बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने जो सपना देखा था वो सपना था या वास्तविक था? नहीं नहीं, वो सपना ही नहीं, हकीकत था। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक से मैं बेहोश हो गया। आदित्य तुरंत महल के अंदर की ओर दौड़ा और एक सैनिक से बोला, सुनो, राजा विक्रम से कहो कि मैंने विचित्र नील नगरी को देखा है। कुछ देर बाद आदित्य राजा विक्रम और उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने खड़ा हुआ था। तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के देकर महल से बाहर निकाला था। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो। नहीं राजकुमारी चंद्रलेखा, पहली बार में मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं विचित्र नील नगरी होकर आया हूँ। तो फिर बताओ मुझे, वो कैसी दिखती है? राजकुमारी चंद्रलेखा, विचित्र नील नगरी का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, परंतु वहाँ के वासी आधे जानवर हैं और आधे मनुष्यों की तरह हैं। ये सुनकर रानी चंद्रलेखा बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी, मेरा विचित्र नगरी जाने का। ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छुपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, परंतु आप ये नहीं जानते कि मैं वीर गणराज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि विचित्र नील नगरी की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक साधु प्रकट हो गया। वो साधु वही था जिसने राजा विक्रम को वर्षों पहले राजकुमारी चंद्रलेखा को भेंट किया था। उस साधु को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमय अंदाज में राजा विक्रम से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साधु महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ, राजकुमारी चंद्रलेखा केवल कुछ महीनों की थी जब आपने इसे मुझे सौंपा था। मैंने इसकी परवरिश की, ये मेरे सामने बड़ी हुई। फिर ये विचित्र नील नगरी की राजकुमारी कैसे हो सकती है? विचित्र नील नगरी एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ही ज्ञानी साधु उस नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र नील नगरी पृथ्वी लोक से अलग दूसरे जादुई लोक में है। वर्षों पहले मैं उस विचित्र नगरी में एक दिन तपस्या कर रहा था कि तभी नील नगरी की राजकुमारी ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे बुरी तरह से क्रोध आ गया और मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप के लगते ही राजकुमारी चंद्रलेखा पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजकुमारी का पिता फूट फूट कर रोने लगा। मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा कि उसकी पुत्री चंद्रलेखा मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर एक बहुत गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी चंद्रलेखा 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग से धार गई। तब मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया। जब चंद्रलेखा 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गईं। राजकुमारी चंद्रलेखा उसी नील नगरी की राजकुमारी है। यह उसका दूसरा जन्म है और यह विचित्र नील नगरी में अपने माता पिता से मिलने तभी जा सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से नील नगरी को देखा हो वो चंद्रलेखा से विवाह करेगा। ऐसा करते ही चंद्रलेखा के अंदर विचित्र नील नगरी की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वो आसानी से अपने लोक पर वापस जा सकती है। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। राजा विक्रम ने राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से आदित्य से संपन्न कर दिया और रोते हुए अपनी पुत्री चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म की बातें याद गई हैं राजकुमारी। अब तुम यहाँ से चली जाओगी। नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ समय के लिए विचित्र नील नगरी में अपने माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी।
वो काफी वर्षों से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक पर ही अपने पति आदित्य के साथ रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा सुनहरी किरणों से वहाँ से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद वो पृथ्वी लोक पर वापस आ गई।